नमस्कार दोस्तों। 70 वर्षीय कुंती जी आज अपने पति की तस्वीर के सामने बिलख बिलख कर रो रही थी और बीच बीच में अपने बेटे बहू को कोसती जा रही थी। तुम लोगों ने मेरे साथ इतना बड़ा छल किया, मेरे जिगर के टुकड़े ने ही मेरे दिल को छलनी कर दिया और मुझे भनक भी ना लगी। आप क्यों चले गए मुझे इस भरी दुनिया में अकेला छोड़कर? कैसा कलयुग आ गया है। बच्चे अपने ही माँ बाप के हाथ पर से रोटी छीन लेते हैं। कितना समझाया करते थे हरि प्रसाद जी आप मुझे कि बेटा बहू सिर्फ अपने मतलब के लिए तुम्हारे प्रति प्रेम का दिखावा करते हैं। जिस दिन उनका मतलब पूरा हुआ तुम देखना, उस दिन सबसे बड़ा धोखा मिलेगा। लेकिन कुंती जी तो अपने बेटे बहू के प्यार में इतनी अंधी थी कि अपने पति को गांव में ही अकेला छोड़कर बेटे बहू के पास हर 2-3 महीने में आ जाया करती थी। लेकिन जब से हरि प्रसाद जी इस दुनिया से गए थे तब से कुंती जी हमेशा के लिए बेटे आशीष और बहू डोली के साथ रहती थी और दिन रात बेटे बहू की खिदमत में लगी रहती। एक दिन जब बेटे बहू ऑफिस से लौटे तो कुंती जी उनके आते ही गर्म गर्म खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। लेकिन बेटे बहू फ्रेश होकर जब खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर नहीं आए तो कुंती जी उनके कमरे में उन्हें बुलाने के लिए गई, क्योंकि खाना ठंडा हो रहा था। कुंती जी ने जैसे ही उनके कमरे के पास जाकर दस्तक देने की सोची, तभी अंदर से उनके कानों में बहू के जोर जोर से बोलने की आवाज सुनाई दी। देखो आशीष, हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, एक ही कमरे में अब एडजस्ट नहीं हो पाता है। माँ से कह दो अपना कमरा खाली कर दें, बच्चों को पढ़ने लिखने में भी तकलीफ होती है। और अब वह कोई नई नवेली बहू तो नहीं रही जो उन्हें अलग से कमरा चाहिए। और एक बात और, इस बार से वह अब हरिद्वार या कोई भी तीर्थ स्थल नहीं जाया करेंगी। इनकी वजह से खर्चा इतना हो जाता है कि हमें अपनी छुट्टियों की ट्रिप भी कैंसिल करनी पड़ती है। अब की बार हम लोग छुट्टियों पर मनाली जाएंगे। उन्हें हमारे साथ जाना है तो चलें, वरना कोई जरूरत नहीं है उन्हें ले जाने की। बहू की बातें सुनकर कुंती जी की आंखें भर आई। जिस बहू को मैंने हमेशा अपनी बेटी माना, वही मेरे बारे में ऐसा सोचती है। तभी आशीष बोला, मैं जानता हूँ डोली, पर माँ को इतनी ठंडी जगह कैसे ले जा सकते हैं? माँ इतनी ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वही तो आपको बताना चाहती हूँ। अब तक माँ को खुश रखना चाहते थे, क्योंकि वह हमारे बच्चों का ख्याल रखती थी। ससुर जी के जाने के बाद हमने उन्हें इसलिए घर में रखा था क्योंकि मैं भी नौकरी करती थी और हमारे बच्चे छोटे थे। यह सोचकर कि हमारे ऑफिस जाने के बाद बच्चों को कौन संभालेगा, इसलिए माँ को अपने पास रखा था। क्योंकि अगर कोई मेड या नैनी रखते तो हमारे बहुत पैसे खर्च हो जाते। लेकिन जब सासू माँ के रूप में ही हमें एक फुल टाइम नौकरानी मिल रही थी, तो इसलिए उनके आने के बाद मैंने मेड को भी हटा दिया था। लेकिन अब हमें उनकी कोई जरूरत नहीं है, उल्टा हमें ही उन पर दुनिया भर का खर्चा करना पड़ता है। कभी डॉक्टर के पास लेकर जाओ, कभी इस चीज की दवाई तो कभी उस मर्ज की दवाई। अब उल्टा यही हम पर बोझ बनती जा रही है। हाँ, मानती हूँ वह आज भी ऑफिस के लिए हम दोनों को टिफिन बनाकर देती हैं, लेकिन उनकी छोटी सी मदद के लिए हम अपनी खुशियों को कैसे बर्बाद कर सकते हैं? हमने उनसे पैसे, गांव का घर सब छीन लिया धोखे से, लेकिन अब हमें उन्हें खुश रखने का नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। मकान और पैसों की बातें सुनकर तो कुंती जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा ऐसे बह निकली जैसे बाहर बारिश हो रही हो। बेटे ने तो उनसे पैसे और घर के पेपर इसलिए लिए थे क्योंकि उसे अपना बिजनेस शुरू करना था और उसने कुंती जी से कहा था कि सिर्फ मकान के पेपर दिखाकर ही लोन लेना था। पर बेटे ने उनके ही विश्वास का खून कर दिया। तभी अंदर से आशीष की आवाज कुंती जी के कानों में पड़ी। सही कहती हो डोली तुम,
माँ से अब हमें कोई मतलब नहीं है। अब तुम ही कोई बहाना बनाओ उन्हें इस घर से बाहर निकालने का। मुझ में भी अब इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उनकी दवाई और गोली का खर्चा उठाता रहूं, और आगे आगे तो उनके हाथ पैर बिल्कुल ही काम करना बंद कर देंगे। तब उनकी सेवा पानी कौन करेगा? सही कहते हो आशीष तुम। अब मैं भी इस गवार बुढ़िया को एक पल भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेटे बहू की और बातें उनसे सुनी ना गई और वह थके कदमों से आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई और सोचने लगी, कितने स्वार्थी हो गए हैं आज खून के रिश्ते। अपना मतलब निकलते ही मुझे चाय में से मक्खी को निकाल जैसे फेंकना है। उन्हें बहुत बुरा लगा और टेबल पर पड़ी ठंडी चाय पीने लगी। लेकिन आज बेटे के घर की चाय भी उनके हलक से नहीं उतर रही थी। इसी बीच आशीष और डोली भी वहां आ गए। उन्हें देखकर कुंती जी ने अनदेखा कर दिया, जैसे उन्होंने कुछ सुना ही नहीं था। तभी डोली बोली, अरे आशीष, चाय और खाना तो ठंडा हो गया, रुको मैं गर्म करके लाती हूँ। यह पहली बार हुआ था कि कुंती जी ने नहीं कहा था कि तुम रहने दो बहू, मैं कर देती हूँ। इस बात को आशीष और डोली ने भी नोटिस किया। एक बार तो उन्हें लगा कि माँ ने उनकी बातें तो नहीं सुन ली। फिर सोचा वह तो यहाँ बैठकर चाय पी रही हैं, तो नहीं सुनी होगी। माँ, यह कैसा खाना बनाया है आपने? बिल्कुल स्वाद नहीं है। आशीष कुंती जी पर चिल्लाते हुए बोला, चलो डोली, हम बच्चों के साथ आज बाहर खाकर आते हैं। और हाँ माँ, कल को हम ट्रिप पर जा रहे हैं, तो आप तब तक किसी रिश्तेदार के यहाँ चले जाइए। जब हम ट्रिप से लौटकर आएंगे तो आपको वापस बुला लेंगे। इतना कहकर वह दोनों बच्चों के साथ बाहर डिनर करने चले गए। पहले जब बाहर खाना खाने जाते थे तो कैसे वह कुंती जी को भी साथ ले जाते थे, क्योंकि वहां होटल में जाकर भी बेचारी कुंती जी बच्चों को खिलाने पिलाने का, उनके बच्चों की नैनी बनने का काम जो किया करती थी, ताकि बहू बेटे आराम से बैठकर खा सके। बेचारी वह तो थोड़ा बहुत ही खाकर आधे पेट ही लौट आती थी। लेकिन अब उन्हें इस माँ की जरूरत क्या होगी? अब बच्चे खुद खाने लायक हो गए हैं। कुंती जी सोचने लगी कि बहू तो बाहर घर से आई है, पर बेटा तो मेरा खून है, मेरी कोख से जन्म लिया है। हम सोचते हैं कि बुढ़ापे का असली सहारा तो बेटा ही बनेगा, पर मैंने नहीं सोचा था कि मुझे सहारा देने वाला लड़का मुझे बेसहारा करने के लिए तैयार हो गया है। बेटे का घर अब उन्हें काटने को दौड़ने लगा, पर उन्होंने ठान लिया था कि वह अभी भी इतनी मजबूत है कि अपने सारे काम खुद कर सकती है। अगले दिन बेटे बहू ने उन्हें घर से बाहर कर खुद ट्रिप पर चले गए। कुंती जी बेचारी कहाँ जाती? अब तो गांव का घर भी नहीं था। फिर उन्हें अपने मायके के घर की याद आई, तो वह सोची अपने मायके के गांव चली जाती हूँ। वहां अपने पापा के घर को देखकर उनकी तबीयत हरी हो गई। घर बंद था। कुछ साल पहले ही कुंती जी के भाई भाभी इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। उनका एक बेटा रवि था, जो वह भी विदेश में रहता था, लेकिन घर की चाबी पड़ोस में सावित्री काकी के पास ही रहती थी, क्योंकि उनके खेत बार और उनका घर वो और उनका बेटा ही संभाला करता था। घर और खेतों की जिम्मेदारी सब सावित्री काकी की ही थी। कुंती जी ने अपनी व्यथा जब सावित्री काकी को सुनाई तो उनकी आंखें भर आई। सावित्री काकी की भी अब उम्र हो गई थी। उन्हें भी अब किसी के सहारे की जरूरत थी, क्योंकि उनकी बहू बेटे को लेकर दूसरे शहर में चली गई थी और उनसे खेतों की जिम्मेदारी अब ज्यादा नहीं संभाली जाती थी। तो कुंती जी ने खेतों और घर की पूरी जिम्मेदारी उठाई। उन्होंने खेतों में 2 मजदूर लगा दिए। मजदूरों ने जमकर खेतों में मेहनत की तो फसलें लहराने लगी। उनकी अच्छी कमाई होने लगी। अपने खाने पीने का इंतजाम करके वह बाकी रुपये समाज सेवा में लगाने लगी। अनाथ बच्चों, विधवा औरतों और बुजुर्गों की मदद करने लगी। उनकी समाज सेवा के गांव भर में चर्चे होने लगे और कई समाज सेवा संस्थाएं भी आगे आकर उनको सहयोग करने लगी। अब कुंती जी खुश रहने लगी। उन्हें अपने जीवन का एक उद्देश्य मिल गया था।
कभी कभी उन्हें अपने बेटे की याद आती, पर वह उसे बुलाने का प्रयास करती थी। उन्हें अपने ही घर में लड़कियों के लिए निःशुल्क विद्यालय खोल दिया ताकि लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और फिर पढ़ लिख कर अपना भविष्य बना सकें। उन्हें अपने पति और बेटे पर निर्भर ना होना पड़े। कुंती जी की लोकप्रियता गांव से होकर अब शहरों में बढ़ने लगी। कुंती जी ने उसी घर में ऊपर के कुछ कमरों में वृद्धों के लिए आशियाना भी खोल लिया। उन्होंने अपने छोटे छोटे प्रयासों से बड़े बड़े काम कर दिए। उन्हें कई संस्थानों में भी सम्मानित किया और सहयोग दिया। एक दिन जब आशीष ने सुबह अखबार खोला तो अपनी माँ की फोटो और लोकप्रियता देखकर उसका सिर चकरा गया। उन्हें बहुत बड़ा सम्मान और नगद राशि मिलने वाली थी। जब उसे अपनी माँ के बारे में पता चला तो उसने डोली को भी यह बताया। दोनों जन सोचने लगे कि माँ के पास तो बड़ा पैसा है, हम माँ के पास जाएंगे और यह जायदाद ले लेंगे। आखिर हमारा भी तो माँ की जायदाद पर हक है। दोनों अपने लालच के वशीभूत होकर गांव चले गए। जगह जगह उनकी माँ के चर्चे सुनकर दोनों हैरान थे। अपने बेटे को देखकर एक बार कुंती जी का मन पिघला, पर वे मजबूत होकर बोली, अब यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें मुझसे क्या काम है? माँ, मैं तुमसे मिलने आया हूँ, तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। तुम अपने घर चलो। यहाँ अनाथों के साथ रहने से अच्छा है कि अपने घर में अपने बेटे बहू के साथ रहो। ये सब घर, खेती बाड़ी मुझे संभालने दो। अब इस बुढ़ापे में कब तक संभालोगी? और इतनी कमाई इस अनजानों के ऊपर क्यों लुटा रही हो? तुम्हारे अपने बेटे बहू मर गए हैं क्या? कुंती जी उनके लालच को पहचान गई। हाँ, आज तक तो मेरे बेटे बहू जिंदा थे, पर आज वह हमेशा हमेशा के लिए मर गए। मुझे तुमसे इसी बात की उम्मीद थी। जो अपनी सगी माँ को घर से निकालकर बेसहारा कर सकते हैं, वह इन असहाय और बेघरों के बारे में क्या सोचेंगे? तुम दोनों को हमेशा ही अपनी पड़ी है। अपने स्वार्थ के आगे तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता। तुम अपनी माँ के सगे नहीं हो तो किसी और के सगे क्या होगे? बेटा, अब मैं तुझ पर निर्भर नहीं हूँ। मैं तुम दोनों के साथ नहीं रहना चाहती। मुझे अपना परिवार मिल गया है। कैसा भी वक्त हो, अपनों के साथ और सहारे के गुजर जाता है। अब यही लोग मेरे अपने हैं। मेरा बुढ़ापा यहाँ अच्छे से बीत रहा है। और हाँ, मेरे पास जितनी भी जायदाद, खेती बाड़ी है और सम्मान की राशि है, यह सब मेरे इस परिवार के लिए है। तुम दोनों को इसमें से 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। और हाँ, जब मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी तब तू मेरी अर्थी को कंधा देने मत आना। और यह मुखाग्नि का हक भी आज मैं तुझसे छीनती हूँ। लाखों की जायदाद हाथ से फिसल गई। आशीष और डोली को बड़ा ही पछतावा हुआ। काश वह माँ के साथ बुरा बर्ताव नहीं करते तो आज यह सब उनका होता। कुंती जी के नौकरों ने उनके बेटे बहू को धक्के मारकर घर से बाहर कर दिया। दोनों अपना मुंह लटकाकर शहर वापस आ गए। दोस्तों, एक महिला पहले पिता के सहारे होती है, फिर उसके बाद वह पति के सहारे जीवन चलाती है और उसके बाद बुढ़ापे में बेटों पर निर्भर हो जाती है। वह पूरा जीवन दूसरों पर निर्भर होती है और जब बुढ़ापे में अपना बेटा ही साथ छोड़ दे तो वह कहाँ जाएगी? इसलिए बेटी को पढ़ा लिखा कर आत्मनिर्भर बनाए ताकि उसे किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े। धन्यवाद दोस्तों।